स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 1 को बजट पेश किया गया और बजट में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, बजट की मुख्य विशेषताएं 2022-23, 2023-24, फरवरी 2023 वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग। बात करें तो अमृतकाल के लिए विजन, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। सप्तर्ष 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं उसकी बात हम चर्चा करते हैं। देखिए, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभारना और वित्तीय क्षेत्र। बात करें सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, कृषि और सहकारिताएं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, उचित मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, लक्षित निधियन, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, श्री अन्न। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडार क्षमता की स्थापना, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। बात करें कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में वृद्धि की, तो फाइनेंशियल ईयर 15 की अगर बात करें तो 85 लाख करोड़ था। अब ऐसे ही बढ़ता गया, 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए था। और ये रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये इतना रहा था है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबका साथ सबका विकास में स्वास्थ्य के क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना इसका उद्देश्य होगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि का GDP % कितना है इसके बारे में बात करते हैं। बात करें ये एजुकेशन के क्षेत्र में, यहाँ पे 2.9 फाइनेंशियल ईयर 19 की बात हो रही है और फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.9 हो चुका है। यहाँ 2.8 था 2019 में और यहाँ पर 2.9 हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 23 में। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर GDP का % 1.4 था पहले 19 में, अब बढ़कर 23 में 2.1 हो चुका है। शिक्षा और कौशल की बात करते हैं तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। सभी के लिए सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ नकदी अंतरण, PMSBI और PMZY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। उपलब्धियां और समावेशी विकास की बात हो रही है। SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय। और अगर चर्चा करें उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके, 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते। बात करें वृद्ध लोचदार बनी रही, ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये बेरोजगारी दर 4 वर्षों में कैसी रही उसकी बात हो रही है। अगर बात करें
तो इसका ग्राफ यहाँ से बढ़कर यहाँ तक यानी इस समय 7.2 है। ठीक है, बेरोजगारी की दर। बात करें अंतिम छोर तक पहुँचना, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना, कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए एक आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करना, प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना। ठीक है, अब बात करते हैं अवसंरचना और निवेश के बारे में। अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, विकास के रोजगार में वृद्धि। देखिए, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 करोड़ करना। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय रखा गया है। बात करें पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी सुविधा, 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं। यूआईडीएफ की स्थापना, श्रेणी 2 श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन। बात करें उपाय क्या हैं, क्षमता और उभारना, आस्था उधार की। भारत में एआई का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना, विवाद से विश्राम फर्स्ट एमएसएमई के लिए लचीला संविधान निष्पादन। संभावित परिणाम की अगर हम बात करें तो कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान, स्टार्टअप्स और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंचना, और कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत मिली है। विवाद से विश्वास की अगर बात करें, सुगम नामांकन समाधान स्कीम, सरकार और सरकारी उपक्रमों के लिए संविदात्मक विवादों को तेजी से निपटाना। और ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ पर आप लोग इसको लिख लेना। रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के लिए अवसरों का उपयोग करना, ये सारी बातें बताई गई हैं। हरित विकास की अगर हम बात करते हैं तो हरित ऋण कार्यक्रम संभारणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत असूचित किया गया है। 500 नए अवशिष्ट धन संयंत्र की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, और इसी डाटा जो है आप लोग पढ़ लेना इनको। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उस पर सर्कल कर देंगे आप। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये विशेष चर्चा थी। अमृत पीढ़ी युवा शक्ति की बात करें तो PMKY 4.0 की शुरुआत होगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय क्या है, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपूर्ण ग्राहक के कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाएगा। और ये सारा डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम सभी आपको बताते रहेंगे। ये राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय की स्थापना है। महिला सम्मान बचत पत्र है, 2 लाख की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक 12वीं नई लघु बचत योजना की बात की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम उम्र जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम सर्कल कर रहे हैं इस पे ध्यान देना। राजकोषीय प्रबंधन में राज्यों का 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण 23-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSD का 3.5%, 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध किया गया है। राजकोषीय समेकन में 0.5% के नीचे रखने का लक्ष्य है। 25 से 26 तक राजकोषीय घाटे को 0.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा दिया गया है। यहाँ पर आपका देखो, राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार और GST मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। ये इसका डाटा दिया गया है, आप लोग दोनों ग्राफ को ध्यान से रिवाइज कर सकते हो। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो सारी ये वीडियो बड़ी होती नज़र आएगी आपको, इसलिए हम ब्रीफ में आपको फटाफट समझा रहे हैं और आप आराम से इनको ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 महीनों के आयतों का कवर करना, ये सारे डिटेल्स आप आराम से देख कर सकते हैं, कितना क्या घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है। कर प्रस्ताव की बात करें तो अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण से लाभ,
ये सारी हेडिंग्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको अंडरलाइन करके ज़रूर बताएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम अब डिटेल में बताएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया जाएगा। औसतन संसाधन अवधि 18 वर्षों में 93 दिन घटकर 16 दिन रह गई है और इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया जाएगा। ठीक है, ये छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की गई है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। ये बहुत बढ़िया डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम सीमा 37% से घटकर 25% की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं ये डाटा, ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। एक और डाटा यहाँ पर है, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले इस नई सहकारी समितियों में 15% कारपेट का लाभ होगा और पीएसपीए के नगद जमा ऋण का परसेंटेज 2 लाख उचित दर होगी और सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपए उच्चतम सीमा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक डाटा दिया गया है कि केंद्र अथवा राज्यों की संबंध द्वारा स्थापित प्राधिकरणों में बोर्डों और आयोगों की आय को छूट, कुछ क्षेत्रों में आयकर छूट 31 मार्च 2025 तक आईएफसी जीएसटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों को में विस्तार किया जाएगा। रुपया कहाँ से आता है और कितना आता है, कितना जाता है। कहाँ से आता है भाई, देखो सबसे ज़्यादा रुपया ऋण और अन्य देयताओं से आता है। ठीक है, और उसके बाद आयकर, फिर केंद्रीय कर से इतना और निगम कर से इतना और वस्तु और सेवा कर से इतना 17%, कर सहित प्राप्तियों से 6%, ऋण रहित पूंजी कर से 2%। सबसे ज़्यादा ऋण और अन्य देयताओं से आता है। और रुपया कहाँ जाता है भाई, सबसे ज़्यादा रुपये की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रुपया ब्याज भुगतान में चला जाता है और जितना जितना कहाँ जाता है सबका विवरण नीचे दिया गया है। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन कितना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, लाख करोड़ में होगा। रक्षा मंत्रालय को 5.9 लाख करोड़ 94 करोड़, सड़क परिवहन के लिए 2.70 करोड़ और रेल विभाग के लिए 2.41 करोड़। बात करें उपभोक्ता मामलों के लिए 2.06 करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ और ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़, संचार में 1.23 लाख करोड़ रुपए का विवरण दिया गया है। यहाँ पर डाटा लाख करोड़ में दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन कितना हुआ है, फार्मास्यूटिकल के लिए अगर हम बात करें तो ये दिया गया है 23-24 में 1250 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन में 23-24 में 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर बात करें हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए तो 5,943 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास के लिए तो ये 79,590 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये जितना आवंटन किया गया है सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स आप रिवाइज कर सकते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो ये हैं राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, सारी डिटेल्स हैं, आप इसको रिवाइज करो। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना है ये सारा हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।